बहू के बाद फिर तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो कि लड़की का बलात्कार हुआ ही नहीं। सारा समय की टीम उस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जहां से इस पूरी वारदात की शुरुआत हुई थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल शर्मा भी मौजूद हैं और हम आप तक लगातार हर वो चीज़ लेकर आएंगे जिसने कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे में एक अहम रोल निभाया है। अनिल जी, आप क्योंकि लगातार रिपोर्टिंग करते रहते हैं, ये वही जगह है जहां से हाथरस कांड की शुरुआत हुई थी। देखिए, बिल्कुल 14 तारीख का दिन था, सुबह 9:30 बजे थे और इसी जगह पर एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, गैंगरेप हुआ। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो घटना हुई इसी जगह से हुई और इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। तमाम विपक्षी सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन ये घटना की सत्यता क्या है इस पर शायद किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि हमें ग्राउंड जीरो पर जाना बेहद ज़रूरी है, सत्यता लाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ जो घटना के जो तथ्य बता रहे हैं, यहाँ की जो जाँच पड़ताल बता रही है, वो कहीं ना कहीं किसी और दिशा की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ प्रशासन अमला भी जांच कर चुका है, एसआईटी की टीम भी जांच कर चुकी है। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं पर जो जांच हुई है और जो रेप की बात हुई है वो कहीं ना कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है। तो उससे लगता है कि रेप की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है, लगता है, क्योंकि रिपोर्ट बता रही है, लेकिन पीड़ित पक्ष बता रहा है लगातार कि रेप हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जांच में आगे क्या निकलता है, लेकिन ये वही जगह है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों पक्षों के पास जाएंगे, हम पीड़ित पक्ष के पास भी जाएंगे, हम आरोपी पक्ष के पास भी जाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम था क्या, कैसे चीजें बढ़ी और इस हद तक बढ़ गई कि विपक्षी पार्टियों ने इसे एक ऐसा मुद्दा बना लिया कि सरकार तक को हिलाने की बात कर दी, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। इन तमाम चीजों पर आखिर क्या क्या पहलू रहे हैं, हम आगे बातचीत करेंगे। सहारा समय पर लगातार जारी है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हाथरस से। हाथरस में हाहाकार मचा हुआ है। 19 साल की युवती ने दम तोड़ा तो दिल्ली से लेकर हाथरस की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की ऐसी आग निकली कि बस अब लगा कि दूसरी निर्भया को इंसाफ मिलने वाला है। 29 सितंबर को 19 साल की पीड़िता दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन आज तक बवाल मचा हुआ है और बवाल यही कि रेप हुआ या नहीं हुआ। और खुद इसकी जानकारी प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। मामला यूपी के हाथरस का है। सूबे में योगी की सरकार है। एक्शन पर एक्शन और सिर्फ एक्शन के लिए जाने जाने वाले सीएम योगी ने एक बार फिर से बता दिया कि मैं एक्शन योगी हूँ। योगी सरकार के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन इंसाफ की आग इतनी तेज थी कि एसआईटी के बाद मामले में सीबीआई की सिफारिश भी योगी सरकार ने कर दी। लेकिन बात सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि इस बात की है कि इंसाफ आखिरकार किस पर हो, रेप पर इंसाफ या मौत पर इंसाफ। यही चीज पे तो हमारी नंद ने झोली फैलाई, पैर पकड़ ले बिन के, अकेले बिन ने मट्टी नहीं दिखाई। अगर तुम्हें कोई डर ना है तो फिर मट्टी काहे नहीं दिखाई। बस यही एक सवाल है हमारे सब लोग के परिवार पूरे के साथ में, कि हमें यही एक सवाल दो कि ये हमें मट्टी तुमने दिखाई काहे नहीं जी। हाँ, तो हमें मट्टी चाहिए बस, या तो बाकी रिपोर्ट दो बनवाए की जी। अच्छा। और बहू के बाद फिर तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो कि लड़की का बलात्कार हुआ ही नहीं। जब माँ ने उसका बदन ढांका था तो उस टाइम तुम नहीं, सारी खबरें पहुंच चुकी, मीडिया वालों पे पहुंची है, तो तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं। आपने सुना, पीड़िता के परिजन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि रेप हुआ है, लेकिन सफेद पोशों से लेकर खाकी की वर्दी साफ तौर पर रेप से इनकार कर रही है, और वो इसीलिए क्योंकि आधार मेडिकल रिपोर्ट है। एसआईटी जांच कर रही है और मामला सीबीआई को देने की तैयारियां भी हो गई है।
लेकिन अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस आधार पर जांच करे, मौत का आधार या फिर रेप का आधार। चुनौती योगी की सरकार के सामने भी है क्योंकि मामला अब तूल पकड़ चुका है। इंसाफ अब रेप और मौत का होना है। हालांकि 14 सितंबर से शुरू हाथरस का निर्भया कांड उस वक्त देश का ज्वलंत मुद्दा बन गया जब मीडिया को पीड़ित परिवार से न सिर्फ बात करने से रोका गया बल्कि धक्का मुक्की भी की गई। प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद सहारा समय की टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनसे जाना कि आखिर उनकी मांगें क्या है, सरकार और प्रशासन से उनकी उम्मीदें क्या हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में देखिए सारा समय की टीम भी लगातार यहाँ से पल पल की अपडेट दे रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार से क्या मांग है? घर पर हैं, ये घर आपने देख ही लिया है क्योंकि इंसाफ चाहिए, पुलिस की टीम इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाने के लिए ही हम आए। लेकिन आप मुख्यमंत्री जी को यहाँ से क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या उनसे कहना चाहती हैं कि किस तरह से न्याय मिले आपके परिवार को और उस बेटी को जो देश ने खोई है? हम तो ये कहना चाहते हैं योगी जी बाबा थे कि मतलब उनकी राज्य में जो है कार हुआ, मतलब हमारे साथ इतना नाइंसाफ क्यों हो रहा है, वो भी तो ऊपर से देख रहे होंगे ना, है कि मतलब पुलिस प्रशासन इतना प्रेशर डाल रहा है कि हमें डेड बॉडी तक नहीं दिखा रहा। क्या वो नहीं देख रहे इस चीज को? परिजनों की बात सुनने के बाद हमारी टीम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ी। दरअसल पीड़ित परिवार और ग्रामीणों की बात हाथरस मामले में दो अलग अलग पहलुओं को बयां कर रही थी। ग्रामीणों ने जो कुछ भी कहा उसने हमें और हमारी टीम को भी अचंभे में डाल दिया। इसीलिए हमारी टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। इस कहानी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए कि कुछ नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हम उस जगह पर हैं जहां पर पीड़िता को जलाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में पेट्रोल की कैन भी है क्योंकि परिवार वालों ने कहा था कि पुलिस प्रशासन ने कैन से यानी पेट्रोल डालकर जो पीड़िता है उसे जलाया था। आप इस जगह को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं गांव से बहुत दूर एक अलग जगह पर लाकर पीड़िता को जलाया गया था और ये कहा गया था कि परिवार चाहता था, परिवार रोता बिलखता रहा था, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई थी प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को यहाँ तक आने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है। देखिए यहाँ पर सबूत जलाए गए, पीड़िता को जलाया गया, या फिर आखिर क्या था कि इस जगह पर आने से प्रशासन ने पीड़ित परिवार को, गांव वालों को रोका था? ये तमाम सवाल जो है वो इस जगह पर आने के बाद उठने लगे थे। और आप देखिए कि यहाँ पर जब हम चलते हैं तो ग्राउंड जीरो पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। हम अगर बात कर लें यहाँ पर रहने वाले लोगों की तो हम वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो ग्रामीण नज़र आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा था, किस तरह से चीज़ें जो थी वो आगे बढ़ी थी और आखिर जो तमाम पहलुओं से इस मामले में जांच करने की कोशिश की जा रही है वो जांच आखिर किस ओर जाएगी। ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसी गाँव के रहने वाले? नहीं, खेड़ा परसौली जी। यहाँ से आसपास ही है? हाँ, पास में ही 500 मीटर के समथिंग दूर है जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो जगह हम देख पा रहे हैं, क्या अगर हम गलत नहीं हैं तो क्या ये वही जगह है जहाँ पर जो पीड़िता है उसे जलाया गया था प्रशासन की ओर से? हाँ, ये सच है, ये जगह वही है जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए चीज़ें जो हैं बहुत सारी हैं, पहलू बहुत सारे हैं इस मामले में। आप क्योंकि बता रहे हैं कि आप यहीं पर पास में रहते हैं, आखिर है क्या ये पूरा मामला? मामला जैसे कि ये है कि इसमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि जैसे कि जो लड़का था संदीप, उस लड़के का ये कहना मतलब पता चल रहा है कि मतलब उसने ये सब उस लड़की को पहले से जानता था जी। और उसको ऐसा लगता है कि सबको कि उस लड़के ने उसको मारपीट की है उससे जी। पर लेकिन उसके साथ जो रेप वगैरह है, जो कुछ भी वो लड़के हैं, वो सब नहीं हुआ है। यानी दोनों जानते थे, पीड़िता और जो आरोपी हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते थे? जानते थे, पहले से जानते थे वो जी। और लड़की की माँ और जो परिवार जने हैं वो भी उनके साथ थे वहाँ पर जब उस लड़के ने उससे बात की थी जी। अच्छा, ये जो सामने आ रही हैं चीज़ें कि
उसका जो पीड़िता है उसके साथ दुराचार किया गया, सामूहिक तौर पर दुराचार किया गया और उसके बाद उसे वहाँ पर छोड़कर फेंक दिया गया। उसके बाद उनकी माँ और जो उनके भाई हैं वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, यानी फिर जो घटनाक्रम है वो शुरू हो जाता है। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, क्योंकि आप इस गाँव के रहने वाले हैं, यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, आपको अभी तक बाकी जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत आपकी हुई हो, आखिर क्या लगता है, आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में? नहीं, संदीप का तो जो मामला था वो कहीं तक तो उसका उससे लड़की से जो संपर्क था वो तो ठीक है, उसने उसके पास आया था। दोस्त थे? हाँ दोस्त थे, पर लेकिन जो बाकी के 3 लड़के हैं उनका कोई लिंक नहीं है, वो उस जगह पर घटना पर नहीं थे। एक लड़का था, उसका मुझे नाम तो नहीं पता है, वो हमको अच्छे से पता है। उस लड़के ने उसको, उसकी माँ ने उसको बुलाया और उसने पानी भी पिलाया उस लड़की को जी। और बाद बाकी जो कुछ भी है वो अच्छा है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लड़की के पीड़ित वाले हैं, पीड़ित परिवार है, वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, और लड़का वाले पीड़ित वाले हैं, और जो आम जनता है और जो आसपास के गांव वाले हैं, वो ग्रामीण लोग हैं, उनमें आक्रोश ये है कि कहने का मतलब ये सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट के लिए लड़की के घर वाले क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। जी, ये हमने भी सवाल किया था, उन्होंने कहा कि हम सच बोल रहे हैं तो फिर हम नार्को टेस्ट क्यों कराएं और सीबीआई जांच हम वो कराना नहीं चाहते। हम क्या कह रहे हैं, अगर लड़का अगर दोषी हैं, लड़के अगर दोषी हैं तो उनको गोली मार दी जाए जी, अगर लड़का निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाए जी। हम तो इतना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, क्योंकि हमको सबको पता है कि वो लड़के निर्दोष हैं जी। 3 लड़के तो 100% निर्दोष हैं, चौथे का कुछ ना कुछ लिंक है, उसको हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है, हम नहीं उसको जान पा रहे हैं जी। बरकरार कोशिश कर रहे हैं घर वालों से जानने की और आसपास के से, पर लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैडम इसमें एक शब्द मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी, हमारे साथ अन्य ग्रामीण भी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि उस समय एफआईआर हुई 14 तारीख को, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन संदीप का ही नाम लिया गया था। उसके बाद 22 तारीख को एफआईआर आई थी, जिससे पहले की 18 या 19 तारीख में माननीय सांसद जी की बेटी हैं मंजू दिलेर जी, उन्होंने अपने एफबी पेज पर पोस्ट किया था, जिसमें 4 व्यक्तियों के नाम और वो धारा लगाई गई थी बलात्कार वाली, वो धारा लगा के पोस्ट किया एफबी पे। उसके 3 दिन बाद एफआईआर हुई, लड़कों को उठाया गया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो रामू लड़का है वो चंदपा पे एक चिलिंग प्लांट है, उसमें जॉब करता है, जिसकी ड्यूटी टाइमिंग 8 बजे से 12 बजे तक है। और फैक्ट्री मालिक ने भी कहा कि उस समय मेरे यहाँ ये नौकरी पर था। रवि जो है, रवि की माँ ने ये बताया कि रवि मेरे साथ अपनी भैंसों को चारा वारा खिला रहा था, पानी पिला रहा था। और जो लवकुश लड़का है वो अपनी माँ के साथ दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ खेत में चारा ले रहा था, जिसके लवकुश और लवकुश की माँ आए तो वहाँ वो लड़की बेहोश हालत में पड़ी थी। उस समय लड़की की माँ, पीड़िता की माँ घास ले रही थी, जबकि पीड़िता के मुंह से खून निकल रहा था। पीड़िता की माँ घास ले रही थी, उस टाइम ही घास काट रही थी। तो लवकुश की माँ ने बोला कि तेरी लड़की को क्या हुआ है, इस कि कुछ नहीं चाची, खून निकल रहा है इसके मुंह से। अगर किसी बच्चे की उंगली भी कट जाए तो उसकी माँ उसे तुरंत देखती है। तो लड़की की माँ ने वह देखा, देखने के बाद में आई तो एक और लड़का था वहाँ कोई गांव का, वो लड़की के भाई को बुलाने गया, जो चारा ले गया था वहाँ से पहले, उसे बुलाने के लिए गया। तो वो आधे घंटे तक घर से नहीं निकला, निकलता अंदर चला जाता, निकलता अंदर चला जाता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर किसी को ये पता लगे कि तुम्हारी बहन बेहोश हालत में वहाँ पड़ी है, तो क्या वो आधा घंटा लगाएगा घर से निकलने से? नहीं लगाएगा ना। तो आधा घंटा लगाया उसने। उसके बाद खेत से लड़की सड़क तक पैदल चलकर गई। रीढ़ की हड्डी टूटी बताई गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद कोई उठ नहीं सकता, पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है। ना उसकी जीभ कटी है, ना ही उसकी जीभ कटी है। उसने बयान दिया, लड़की ने पहले दिन फर्स्ट डे बयान दिया, जिस बयान में उसने बोला कि मेरा गला दबा रखा था, संदीप ने गला दबाया। कि क्या किया था? कि कुछ नहीं, उसने मेरा गला दबा रखा था, गला नहीं छोड़ा, बाकी कहीं चोट नहीं है। पीड़िता ने ये बोला है फर्स्ट डे बयान, जिसकी वीडियो क्लिप है हमारे सभी के पास, सोशल मीडिया पर भी चल रही है वो वीडियो क्लिप। और उसमें ये जो 3 लड़के हैं, जिसमें कि 16 तारीख से और 20 तारीख तक रामू को पिताजी को थाने में रखा गया। जब वो अपराधी था तो फिर रामू को 20 तारीख को क्यों छोड़ा? और उसके बाद में 22 तारीख को एफआईआर हुई, जब अरेस्ट किया गया रामू को। हकीकत जाने, हकीकत क्या है। तो इस वजह से नार्को टेस्ट, दोनों परिवारों को नार्को टेस्ट कराया जाए।
और सीबीआई जांच भी कराई जाए, जो कि दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए, सबसे अहम चीज है, हम भी लगातार यही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहता है। सीबीआई जांच की मांग जो ग्रामीण कर रहे हैं वो परिवार क्यों नहीं कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो जुड़े हुए हैं इस मुद्दे से। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट लगातार जारी है। सुना आपने, ये वही ग्रामीण है जो इसी गांव में रहते हैं, जो पीड़ित परिवार के साथ ही आरोपी परिवार को भी जानते हैं। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद हमारी टीम ने ठाना कि हम सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं सुनेंगे और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए आरोपी पक्ष से भी जानेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। जो आरोपी हैं वो अब खुलकर सामने आ गए हैं, उनका परिवार खुलकर सामने आ गया है। और क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मेरा बेटा निर्दोष है, मैं खड़ी थी, मेरे पास थी, मैंने पानी पिलवाया था, मेरा पानी की जगह पे, अमृत की जगह पे मेरे बेटे को जहर बन किया। उसकी माँ ने, भाई ने मारा है, किसी ने नहीं मारा, उसे पैसों के लालच में मारा है उसने। मुझे पैसे मिल रहे, 20 पैसों के लालच में मारा है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे बेटे को फांसी मार गई, मेरे बच्चों को फांसी चाह रही और उसके बच्चों को फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगना चाहिए उसे, तो लौटते ही रहे। पहले भी झगड़ा हुआ था, पहली बात। अरे मुझसे कुछ झगड़ा नहीं हुआ था, अब तो मेरा झगड़ा बना दो, चाहे कुछ भी बना दो, कुछ ही झगड़ा नहीं हुआ है मुझसे। मैंने तो पानी पिलाया। असली वजह क्या है इसकी निकल कर? यही वजह किसी नहीं, उसे पैसा का लालच मिला था, उसे पैसा का लालच मिला था, उसे मकान का, नौकरी का लालच मिला था, इसलिए उन्हें अपनी बेटी मारी थी और कुछ नहीं मिला लालच। और उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने लड़की के भाई ने मारा है। और जब 4 मजदूर है ना, और चारों लोग बस्ती में क्यों नहीं भूखा? क्या कहना चाहती हैं? सारे समय की टीम आपको दिखा रही है वो दूसरा रूप जो वाकई देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पीड़ित परिवार जिस तरीके से न्याय की गुहार लगा रहा है, उसके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? आपका बच्चा सलाखों के पीछे, क्या कहेंगे? इसका कर्ज देखिए। मैं तो आता हूँ, मैं चला गया ससुराल में और मेरी पत्नी थी खेत पर, जिन्नी बताया। हाँ, निर्दोष बताया गया, सीधा साधा बच्चा है बेचारा, और वो फंसा दिया, मैंने पानी पिलाया है और वो ना कुछ नहीं हुआ था। यही बात थी। हाँ, ये पिता है जो उस आरोपी के, जिस पर गैंग रेप का आरोप लगा है, तमाम जो पहलू अब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि शायद यही वजह थी कि पुलिस हमको रोक रही थी कि हम सत्यता को ना जान पाएं। लेकिन आज हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो वाकई 2 पहलू निकल के आए हैं सत्यता के। और पीड़ित परिवार भी जहाँ न्याय मांग रहा है, तो वहीं जो आरोपी परिवार भी खुलकर सामने आ गया है कि उनके बच्चों को निर्दोष फंसाया जा रहा है, उनको भी न्याय मिले। ये जो पहलू अब जो निकल के आ रहे हैं, जो सत्यता निकल के आ रही है, शायद यही वजह थी कि पुलिस पूरे तथ्यों को छुपाने के लिए मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन आज सारा समय की टीम मौके पर पहुंची है और यहाँ पूरे सत्यता को सामने लाने के लिए दिखा रही है कि आखिर पूरे केस की सत्यता क्या है। कोई भी अन्याय किसी के खिलाफ ना हो जाए, किसी को सजा ना मिले। तमाम जो लोग हैं वो अब खुल के आ गए हैं। तो हम पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जो सत्यता है उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस कांड पर जहां एक तरफ हमारी तफ्तीश जारी थी, तो वहीं लखनऊ से भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा था। हाथरस से जो आवाज उठी उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी थी। इस कहानी ने जिस तरह सियासी रुख लिया, उसने पूरी राजनीति को जमीन से जोड़ दिया। कोई जमीन बचाने की फिराक में था तो कोई जमीन बनाने की। विपक्ष जहां इस मुद्दे को अपने पाले की गेंद समझकर इसे भुनाने के भरसक प्रयास कर रहा था, तो वहीं 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री सीधे हाथरस कांड पर नजर बनाए हुए थे। हाथरस में अगर राजनेताओं के आने का सिलसिला जारी था, तो वहीं सूबे के बड़े अधिकारी भी पीड़िता के घर जाकर उनकी बात न सिर्फ सुन रहे थे बल्कि उस पर एक्शन भी कर रहे थे। हाथरस कांड में हर पल एक नया अपडेट आता जा रहा है और फिलहाल अगर हाथरस गैंगरेप कांड की बात कर ली जाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कल ट्वीट करके कहा था कि जो भी किसी भी महिला के साथ गलत करेगा उसका नाश निश्चित है, उसे एक ट्वीट ने तमाम इशारे दे दिए थे। और उन इशारों में एक प्रशासनिक फेरबदल के साथ एक नई चीज़ निकलकर ये भी सामने आई थी कि पीड़ित परिवार ने जिस तरह कहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में अब न्याय की उम्मीद किसी से भी नहीं बची है। भले ही प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया हो, लेकिन क्या उस प्रशासनिक फेरबदल के बाद न्याय की उम्मीद जो इस परिवार में पूरी तरह से बुझ चुकी
चुकी थी वो एक बार फिर से नया रूप ले पाएगी या नहीं। इसे ही कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी पहुंचे हुए हैं, साथ ही अवनीश अवस्थी जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पीड़ित परिवार जो है उसे सांत्वना दी जा रही है। उन्हें ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो सरकार उनकी मदद करने वाली है और इस पूरे प्रकरण में उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह डीजीपी जो हैं वो परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और सबसे अहम चीज़ है कि इस सांत्वना के बाद आखिर क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है। पीड़ित परिवार से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने लगातार कहा था कि इस पूरे प्रकरण में उन्हें न्याय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं बची है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस मुलाकात के बाद तस्वीरें जो है वो और ज़्यादा साफ हो पाएंगी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ पाएगी और पीड़ित परिवार इन बातों से कितना संतुष्ट होता है, अधिकारी जो यहाँ पर आए हैं उनकी बातों से कितना संतुष्ट होता है और न्याय की उम्मीद जो कहीं ना कहीं इस परिवार की बुझ चुकी है वो एक बार फिर से जागेगी या नहीं, ये इस मुलाकात के बाद पता चलेगा। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह भरोसा दिलाया कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं। परिवार वालों से, सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सीधे जाकर उनसे बातचीत करें। अत्यंत दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सहारा समय की टीम पीड़ित परिवार से लगातार उनके विचार जान रही थी। हम जानना चाहते थे कि क्या उन्हें सूबे के 2 बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद इंसाफ की किरण नजर आ रही है या फिर नहीं, या फिर ये कहें कि नतीजा 0 था। परिजनों के लगातार ये कहने पर कि वो कार्रवाई से खुश नहीं है। सहारा समय की टीम इंसाफ दिलाने की राह पर लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन ग्रामीणों की बात भी जहन में लगातार कौंध रही थी। इसीलिए हमने पीड़ित परिवार से पूछ लिया कि क्या वो इस मामले में नार्को टेस्ट कराएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का होगा जिन पर योगी जी की कार्रवाई का डंडा चला था। तो इस पर पीड़ित परिवार ने न सिर्फ नार्को टेस्ट के लिए इनकार किया बल्कि सीबीआई जांच कराने से भी इनकार किया। अभी भाभी जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि विश्वास जो है कहीं ना कहीं अब वो खत्म हो गया है। क्या आप कहना चाहेंगे सहारा समय के माध्यम से सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, मोदी जी, योगी जी को, कि देखिए हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें जो हमारे साथ इतना गलत और इतना अत्याचार हुआ है हमारी बहन के साथ, वो हम लास्ट तक और अभी जब तक नहीं होगा जब तक यही चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों को जो फांसी मिलनी चाहिए। भैया हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह पुलिस प्रशासन का नार्को टेस्ट करवा रही है सरकार, क्योंकि परिवार ने बहुत सारी बातें बोली थी, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह डराया धमकाया था, डीएम एसडीएम ने जिस तरह से बयान बदलने की बातें कही थी, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि आपको पता होगा कि जो एसपी साहब हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की बात जो है वो सरकार ने सुनी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आप क्या चाहते हैं? नार्को टेस्ट जिस तरह पुलिस अधिकारियों का होगा, क्या आप चाहते हैं कि परिवार का नार्को टेस्ट की बात जो आ रही है वो भी होना चाहिए? नहीं, परिवार का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम जो बता रहे हैं आपको जो सही बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार करा है उन लोगों ने, उन्हें बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है भैया कि जिस तरह जो आरोपी हैं वो खुद को बेकसूर कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत होगा? अगर परिवार का नार्को टेस्ट हो जाएगा तो सच जो है वो सामने आएगा। हम जानते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, एक मजबूत पक्ष हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम जो बता रहे हैं आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहन के साथ हुआ है और हमारी फिर बहन मरी कैसे हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ है, तो इसका जवाब कौन देंगे? यकीनन जवाब तो हर किसी को देना होगा। भैया आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब अधिकतर जो मामले होते हैं उसमें सीबीआई से जांच की मांग की जाती है। क्या ये पीड़ित परिवार सरकार से ये मांग करेगा कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की जाए? क्योंकि एसआईटी परिवार के पास है, एसआईटी गांव के अंदर है, ये बात कहकर 2 दिन तक मीडिया कर्मियों को आप लोगों से मिलने नहीं दिया गया। तो क्या आप इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग करेंगे सरकार से? नहीं, देखिए अगर एसआईटी कर रही है पहले इसकी हो जाने दीजिए, क्योंकि ये जो हमने बताया वो सारा कुछ उनको बताया एसआईटी को।
सुना आपने, पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग से न सिर्फ इनकार किया है बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई सीबीआई की सिफारिश पर भी नाखुश नजर आई। खैर, हमारी टीम ने ठाना कि वो इस मुद्दे पर ग्रामीणों के साथ ही वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेगी। प्रामाणिक सच्चाई है, 14 तारीख को लड़की और लड़की के भाई थाने पहुंचते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं और उसमें मारपीट की जिक्र करते हैं। इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है और वो रजिस्टर्ड होती है। अब प्रश्न चलता है कि मेडिकल हो, मेडिकल में पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने, मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहा कि दबंगों ने दलितों पर अत्याचार किया, तो उसको समझाया। वो बेचारे बिना पढ़े लिखे हुए बरगला गए। उन्होंने कहा, प्रलोभन दिया कि आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने तीसरे दिन अपना बयान बदल दिया कि हमारे साथ बलात्कार हुआ। प्रश्न ये है कि तुम थाने जाने के बाद पुलिस की कस्टडी में मेडिकल हो रहा है, तुम्हारा मेडिकल में हो, वहाँ तुम्हारे भाई, पिताजी, माँ तुम्हारे साथ हैं, बलात्कार कौन मेडिकल में कर गया? बलात्कार तो मेडिकल में कौन कर गया? इस मामले में जितनी गहरी हमारी तफ्तीश हो रही थी, ये हमें उस समुद्र की तरह लग रही थी जिसे किनारे से जितना आगे जाओ वो उतना ही गहरा और खारा होता जाता है। आखिर ऐसा क्यों था कि पीड़ित परिवार के बयान से अलग थे पूरे गांव, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बयान? इसीलिए हमने ठाना कि हम इसकी और तह तक जाएंगे। शुरुआत पीड़ित परिवार की उसी तहरीर से करेंगे जो उन्होंने प्राथमिक सूचना के तहत थाना चंदपा में दी थी। इस तहरीर को पढ़कर हमें ग्रामीणों की बात समझ आने लगी। आखिर क्यों पूरे गांव के बयान और एक तरफ पीड़ित परिवार के बयान अलग थे? मामले की शुरुआत अगर उन खेतों से होती है जहां रेप और हत्या का प्रयास का दावा किया जाता है, तो दूसरी तरफ परिवार की ओर से दी गई तहरीर और उनके बयान दोनों ही अलग कहानी बयां कर रहे थे। इस तहरीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें गैंगरेप का जिक्र कहीं नहीं किया गया, जिक्र सिर्फ हत्या के प्रयास का किया गया। हालांकि कैमरे पर लगातार पीड़ित परिवार सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग करता नजर आता है। पेपर वर्क के दौरान हमने हर उस कागज पर नजर डाली जो इस मामले से जुड़े हुए थे। पीड़ित परिवार की तहरीर, पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी सिर्फ हत्या के प्रयास का जिक्र था। लेकिन बात जब भी गैंगरेप की हुई तो ऐसी किसी भी घटना से तमाम रिपोर्ट्स ने साफ इनकार किया। इन सब के बीच कुछ सवाल अभी भी पीड़ित परिवार के बयानों की विश्वसनीयता पर ठीक उसी तरह उठ रहे हैं जैसे पीड़ित परिवार ने ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सरकार और मीडिया की कार्यशैली पर उठाए। सवाल नंबर 1, आखिर पीड़ित परिवार ने प्राथमिक रिपोर्ट में गैंगरेप का जिक्र क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 2, नार्को टेस्ट से आखिर पीड़ित परिवार क्यों परहेज कर रहा है? सवाल नंबर 3, सीबीआई जांच की मांग अगर आरोपी परिवार की तरफ से हो रही है तो पीड़ित परिवार इससे इनकार क्यों कर रहा है? खैर, सवाल तो कई हैं, लेकिन तस्वीरों के साफ होने के लिए अब हमें इंतजार है जांच रिपोर्ट्स के आने का। हाथरस की निर्भया पर तमाम तथ्य हमने ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाए। देखिए, राजनेताओं की बात करेंगे, पार्टियों की बात करेंगे तो वो अपनी राजनीति करती रहेंगी। हमने आपको ये भी दिखाया कि जो पूरा गांव है वो किस तरह से ये डिमांड कर रहा है कि अगर नार्को टेस्ट प्रशासन का हो रहा है तो ग्रामीणों ने ये मांग की है कि पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग ग्रामीणों ने की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी तथ्य होंगे वो बेहतर सामने आ पाएंगे। वहीं आरोपी पक्ष की अगर बात कर लें तो वो तमाम आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब हमें अगर भरोसा है तो वो कानून व्यवस्था पर ही है। मेरे सहयोगी अनिल भी हैं। अनिल, क्या कहना चाहेंगे अब इस जांच में आखिर क्या बचा है? हमने तमाम तथ्य अपने दर्शकों को दिखा दिए हैं कि पीड़ित परिवार का क्या कहना है, आरोपी परिवार का क्या कहना है और ग्रामीणों का क्या कहना है। देखिए, बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से जो जांच है वो अब बहुत अहम रखती है, अहम पार्ट है, क्योंकि जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सत्यता क्या है। भले ही कोई मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, लेकिन सबसे बड़ा जांच है और जांच के बाद खुलकर सामने आ जाएगा। नार्को टेस्ट सबसे अहम पार्ट है जो सरकार चाह रही है और सरकार कराने जा रही है। तो नार्को टेस्ट के बाद साफ तौर पर दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं जो सत्यता है सामने आई है। भले ही कोई भी तस्वीर कितनी भी कोई दिखाए, लेकिन सच बात नार्को टेस्ट के बाद आ जाएगी, जो अब
ग्रामीण यहाँ आवाज़ बनकर उठा रहे हैं कि नार्को टेस्ट बहुत ज़रूरी है, वही एक साधन है जिसकी वजह से पूरा ये खुलासा होगा। यानी अब जांच पर ही सब कुछ बचा है। बिल्कुल, ये जांच पर निर्भर करता है और जांच के बाद पूरा साफ हो जाएगा कि वाकई जो सत्यता है और जो लोग हैं क्या चाहते हैं वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, तो ये थी सारा समय की ग्राउंड रिपोर्ट हाथरस से। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ, हाथरस से कैमरामैन तारा शर्मा के साथ मैं चारुल शर्मा।